नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का नंबर 1 बुलेटिन सिटी लाइट और मैं हूं आपकी पांडे। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। वहीं पहली खबर भोपाल से, जहां सिवनी गौवंश हत्या मामले में बड़ी खबर है। गौवंश हत्या मामले में सरकार का बड़ा एक्शन है। सिवनी कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। घटना में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो भोपाल से इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सिवनी गौवंश हत्या मामले में बड़ा अपडेट है। गौवंश हत्या मामले में सरकार का एक्शन सामने आया है। सिवनी कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। घटना में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, ये सीएम का बयान है। तो देखिए, सिवनी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गौवंश हत्या मामले में बड़ा अपडेट है। ये मामला पिछले कुछ दिनों से तूल पकड़ता जा रहा था और अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। एसपी को हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, भोपाल से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सिवनी गौवंश हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट है। घटना में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने इस गौवंश हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन लिया है। सिवनी कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए, काफी दिनों से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा था और अब ये कार्रवाई एक बड़ा स्टेप नजर आ रहा है। देखिए, बहुत बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है और सिवनी कलेक्टर और सिवनी एसपी दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। और जो सिवनी में जो घटना घटी वो कसी से लेकर तमाम जो जिस तरह से वहां पर जो है गौवंश के साथ जो मामला सामने आया, वो कहीं न कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। और ऐसे में सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर है और तत्काल जो है कलेक्टर एसपी को हटा दिए गए हैं। संस्कृति जैन जो रीवा नगर निगम की कमिश्नर है, उनको तत्काल जो है सिवनी कलेक्टर बनाया गया है और उनको सिवनी कलेक्टर का चार्ज लेने के लिए तत्काल आदेश भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा एक्शन कलेक्टर और एसपी दोनों को हटाकर मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, भोपाल से इस वक्त का बड़ा अपडेट बता रहे हैं। सिवनी गौवंश हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट है, जहां कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा है। देखिए, ये गौवंश हत्याकांड मामला काफी दिनों से तूल पकड़ता जा रहा था। खासकर हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे थे और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा एक्शन लिया है। घटना में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है उन्होंने, और वहीं सिवनी कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। तो देखिए, लगातार सीएम के पोस्ट को भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी में हुए नृशंस गौवंश हत्याकांड मामले में जिला कलेक्टर एवं एसपी को हटा दिया गया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और घटना में संलिप्त सभी आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। देखिए, तो भोपाल से इस वक्त का बड़ा अपडेट है, जहां सिवनी में हुए गौवंश हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर साझा किया है कि सिवनी में हुए नृशंस गौवंश हत्याकांड मामले में जिला कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। घटना में संलिप्त हर एक आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं। आईएएस संस्कृति जैन सिवनी की नई कलेक्टर होगी। तो वहीं अगली खबर भोपाल से, जहां भाजपा नेत्री ममता यादव की मर्डर मिस्ट्री का यह मामला है। मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता यादव की 20 लाख रुपए देकर हत्या करवाई गई थी, ऐसा उन्होंने कहा है। मामले में संजय द्विवेदी नामक शख्स का नाम लगातार सामने आया है। राजनीतिक दबाव में कार्यवाही नहीं हुई, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। निष्पक्ष जांच के साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, ऐसा उन्होंने मांग किया है। धर्मेश दांगी जो जांच अधिकारी हैं चंदेरी थाने के, उनके साथ इनका कुछ संपर्क हुआ होगा और उन्होंने कहा है कि कोई संजय द्विवेदी नाम के व्यक्ति ने कबूल किया है कि उसने हत्या की है और 20 लाख रुपए किसी वरिष्ठ राजनेता ने अशोकनगर से उनको दिए और उसने उनकी हत्या की। वहीं पेपर लीक मामले में देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच एमपीपीएससी के पेपर लीक होने की खबर सामने आई। हालांकि पेपर लीक होने की खबर का एमपीपीएससी ने खंडन करते हुए विज्ञप्ति भी जारी किया। मामले में आयोग पुलिस ने शिकायत कर सकता है। और कितने पेपर लीक? पेपर लीक की खबर से मचा बवाल। कथित तौर पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर बेचने के लिए बनाए गए टेलीग्राम के ग्रुप को देखिए, जिसमें पेपर लीक करने की चर्चा हो रही है। टेलीग्राम के इस वायरल चैट के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी पर एमपी लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक की खबर का खंडन किया। लोक सेवा के अधिकारियों का कहना है कि छात्रों को भ्रामक करने ग्रुप बनाया गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि वास्तविक पेपर सामने आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि सच में ये पेपर लीक हुआ है या नहीं। अभी कुछ चीज़ें आयोग के संज्ञान में आई हैं कि कहीं कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म पर ये इस तरह के पेपर के लीक होने की बात कही जा रही है। अभी तक हमारे पास में इसके अलावा कोई अधिकृत जानकारी नहीं है और आयोग इस विषय में गंभीरता से विचार कर रहा है। बता दें कि 23 जून यानी कल प्रदेश के 55 जिला मुख्यालय में एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होगी। परीक्षा से पहले इस तरह की खबर से एक बार फिर शिक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंशुल मुकाती, IBC 24। और वहीं नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में अब छात्र राजनीति करने वाले संगठन भी मैदान में आ चुके हैं। ग्वालियर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिवाजी विश्वविद्यालय कुलपति बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन के दौरान नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके इस्तीफे की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीट परीक्षा में जो कमियां रही उसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रक्रिया में बदलाव की मांग की है। मध्य प्रदेश प्रभारी ऋतु बराला भी प्रदर्शन में शामिल हुई। भारत में 24 लाख विद्यार्थियों के साथ नीट जैसे घोटाले करके उनके साथ अन्याय किया गया है। उनके पेपरों को 65% 70 लाख में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने बेचा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम हम लोग बखूबी करें। सरकार को चेता रहे हैं कि या तो इस भर्ती को पूर्ण तरीके से कैंसिल करके जो युवा भर्ती में बैठे थे उनको दोबारा एग्जाम करवाया जाए। साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा करके उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अगर नहीं करते हैं तो हमारा उग्र आंदोलन होगा। तो वही अगली खबर रायपुर से है, जहां कोयला घोटाले के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में गिरफ्तार 5 कलेक्शन एजेंट कोर्ट में पेश हुए। ईओडब्ल्यू ने 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें पेश किया। कलेक्शन एजेंट मोइनुद्दीन और रोशन की रिमांड बढ़ाई गई है। 7 दिन की पुलिस रिमांड में जेल भेजा गया।
आरोपी सूर्यकांत तिवारी पर लेवी वसूली का आरोप है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो अगली खबर भी रायपुर से है, जहां आईजी अमरेश मिश्रा ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। रात्रि गश्त में विजिबल पुलिसिंग करने के निर्देश दिए हैं। चोरी लूट जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए। एसएसपी संतोष सिंह, एएसपी, सीएसपी समेत सभी थानों के टीआई मौजूद रहे। बिलासपुर के मेलापारा चांचीडी में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और अतिक्रमणकारियों को उन्हें आवंटित मकानों में शिफ्ट करा रहा है। लेकिन इस कार्रवाई का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया और कहा कि मॉनसून के बीच गरीबों को उनके आशियाने से हटाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जहां इन्हें विस्थापित किया जा रहा है, वहां पहले व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही सभी परिवारों को अलग अलग मकान अलॉट किया जाए। उन्हें जिन्हें मकान अलॉट नहीं हुआ है, उन्हें भी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ अस्थायी तौर पर मकान दिए जाए। कांग्रेस के विरोध का जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता जितेंद्र ने। गरीब जनता का साथ देने यहाँ पर आए हैं। गरीबों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए आप निगम के अधिकारियों से पूछ लीजिए। हमने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निगम के अधिकारियों से मांग करी है, बात करिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार बुलडोजर पूरे शहर में चला रही है, इससे गरीबों का जो है अत्याचार हो रहा है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चलना चालू हो गया। आखिर यहाँ इस बिलासपुर में इसके पीछे बुलडोजर बाबा के रूप में कौन है? किसके दिशा निर्देश पे ये हो रहा है? वहाँ अशोकनगर में सभी व्यवस्थाएं, बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं हैं। आप खुद जाके अभी लाइव देख सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे है, सुनिश्चित है। कुछ लोग जो किराया में रह रहे थे, जो लोग हैं उनको बहतराई में दिए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षाओं के निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अब 2 एजेंसियां नियुक्त करने का फैसला किया है। इस एजेंसी में एक एजेंसी ऑनलाइन रहेगी और एग्जाम करवाएगी, तो दूसरी एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। अभी परीक्षा कराने से लेकर सुरक्षा से जुड़े काम एक ही एजेंसी करती है। नई एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये सुरक्षा एजेंसी एमपीईएसबी में हाईटेक सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल रूम तैयार करेगी। यहां से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे इंस्टॉल करेगी। इससे परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले और खत्म होने के 1 घंटे बाद तक की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी का मानना है कि जो भी व्यवस्था परीक्षा को पारदर्शी बनाती है वो लागू की जानी चाहिए। पहले ही इतनी धांधलियां हो गई, क्या ये एक पारदर्शी कमेटी नहीं देख सकते? एक पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं कि जो परीक्षा ले वही पूरी तरीके से एग्जामाइन करें? मैं तो मांग करता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें पारदर्शिता से काम हो, ईमानदारी से काम हो और जो जिनका हक हो उनका हक। सरकार जो है व्यापम के मामले में एक नया शगुफा ला रही है और अपनी पुरानी गलतियों को ढकने का और छुपाने का काम कर रही है। संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके मापदंडों के अनुसार जो है बाकी की परीक्षाएं कराई जाए। संघ लोक सेवा आयोग में तो आज तक कभी घपले घोटाले इसकी कोई शिकायत नहीं आई। देखिए, शासन जो भी व्यवस्था परीक्षा पद्धति को लेकर पारदर्शी और प्रामाणिक पद्धति अपना रही है वो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। लगातार इसमें सुधार हो रहे हैं, प्रामाणिक और पक्की व्यवस्था करने का प्रयास हो रहा है, ये स्वागत योग्य है। इसमें कहीं कोई आपत्ति का कारण नहीं होना चाहिए। और वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल से एक महिला कैदी फरार हो गई। दरअसल महिला हमीदिया अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंची थी। इसी दौरान मौका देखकर महिला अस्पताल से फरार हो गई। फरार महिला एक मां की गर्भवती भी थी। बता दें कि महिला कैदी मर्डर के केस में जेल में बंद है।
और वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बनी लगभग 50% बहुमंजिला इमारतों में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन नहीं किया गया है। कई बहुमंजिला इमारतों में आग से बचाव के लिए फायर सिस्टम भी नहीं लगे हैं। इस तरह का सबसे अधिक उल्लंघन G+3 से लेकर 7 मंजिल इमारतों में हो रहा है। हालात ये हैं कि अकेले ग्वालियर जिले में पिछले 9 साल से आग लगने की 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मई 2020 से हुए अग्निकांड के बाद एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान 6 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि अग्नि सुरक्षा नियमों का 3 महीने में पालन कराया जाए। जिसके बाद नगर निगम ने ज्वलनशील पदार्थ, फोम आदि के गोदामों को शहर से शिफ्ट करने का नोटिस जारी होने की कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने नियम बना दिए। हाईकोर्ट के कई बार नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। वहीं इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वहीं ग्वालियर शहर में 15,000 से ज्यादा ई रिक्शा को व्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जनमित्र केंद्रों पर पंजीयन फेल होने के कारण शहर के 6 जगहों पर नाके लगाकर ई रिक्शा का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन 23 से 29 जून तक होगी। पंजीयन का ये आखिरी मौका है और अगर इस बार पंजीयन नहीं किया गया तो चालानी कार्रवाई के साथ ई रिक्शा जब्त किया जाएगा। पहले पंजीयन कराने वाले चालकों को रूट चयन में प्राथमिकता मिलेगी। ई रिक्शा का रिकॉर्ड संरक्षित करने के लिए NIC पर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। वर्तमान में चालक ई रिक्शा को पूरे शहर में लेकर घूम रहे हैं, जिससे चौराहों पर जाम लग जाता है। पंजीयन होने से शहर को फायदा मिलेगा। हम अपने ई रिक्शा जो हमारे चलाने वाले लोग हैं उनको पर्याप्त बिजनेस मिले, इस आशय के साथ में हम उनका प्लानिंग करेंगे। और आइडिया ये है कि सभी लोगों को अपने पास के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल जाए। ये पंजीयन बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए है कि वाकई में यदि देखा जाए तो ग्वालियर में ये ई रिक्शा कौन लोग चला रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक डेटाबेस होना ज़रूरी है। इस पंजीयन के माध्यम से ये डेटाबेस तैयार हमारा हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट और रायगढ़ की सीमा पर हाथियों के दल ने बहुत उत्पात मचाया है। हाथियों ने कई ग्रामीणों के घर तोड़ दिए हैं। आलम तो ये है कि लोगों के रहने के लिए छत नहीं है, तो वहीं हाथियों की मौजूदगी में ग्रामीण दहशत में भी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने न सिर्फ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बल्कि प्रशासन से मिलकर इसके लिए स्थायी हल निकालने की बात भी कही। इधर एसडीएम का कहना है कि हाथियों को रोकने के लिए वन और राजस्व विभाग की टीम सक्रिय है और विभाग की कोशिश है कि किसी तरह जनहानि को रोका जाए। साथ ही जितने मकान टूटे हैं उनके लिए मुआवजा राशि के तत्काल भुगतान की भी व्यवस्था की जाएगी। फॉरेस्ट विभाग को भी निर्देशित किया गया है। फॉरेस्ट वाले भी अपना काम कर रहे हैं, जो हाथी मित्र दल है, और ग्राम में भी सुरक्षा समिति बनी हुई है। जो भी अगर जनहानि या मकान क्षति भी होती है, अभी तक जनहानि की बात तो नहीं आई है इस वक्त, लेकिन मकान क्षति भी अगर होता है तत्काल उसमें राहत राशि प्रदान की जाती है। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलराम पूर्णिमा के दिन ज्यादा स्नान कर बीमार हो गए। अब वे 14 दिन तक एकांतवास में रहेंगे। इस दौरान भगवान को काढ़ा पिलाया जाएगा, उन्हें जड़ी बूटियों से बनी दवाई पिलाई जाएगी, जिसके बाद वे स्वस्थ होंगे और फिर भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि इस बार की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री सहाय सभी मंत्रियों और हाईकोर्ट के जजों को निमंत्रण भेजा गया है। बीमार पड़ने के बाद फिर 6 तारीख को उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, स्नान करेंगे और 7वें दिन 7 जुलाई को भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी, बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर, गुंडीचा रानी के घर यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। और वहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर रायपुर के NH गोयल बॉयज स्कूल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंग्लिश लिटरेचर एंड असेसमेंट इन इंग्लिश मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें 60 से ज्यादा इंग्लिश के शिक्षक मौजूद रहे। भोपाल NCERT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर डॉक्टर निधि तिवारी ने शिक्षकों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। उन्होंने शिक्षकों को इस बारे में भी अवगत कराया कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को नई तकनीक से रचनात्मक तरीके से पढ़ाने की जरूरत है।
इस वर्कशॉप में असेसमेंट के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। डॉक्टर निधि तिवारी ने यह भी बताया कि असेसमेंट को और अच्छे तरीके से किसी क्लास में भी लिया जा सकता है ताकि बच्चों का मेंटल हेल्थ और शारीरिक विकास बेहतर ढंग से किया जा सके। I have focused on NEP 2020 only, and we have focused on constructivism as a theory and also how it is practiced, and it is in the context of English language learning, and the teachers have responded very well, and there was a group activity as well. हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम डॉक्टर प्रोफेसर निधि तिवारी मैम से कनेक्ट हो पाए और उन्होंने एक दिन का हमें समय दिया है। निश्चित रूप से ही उनके आगमन से यहाँ पर इस रीजन के सारे इंग्लिश टीचर्स को बहुत कुछ बेनिफिट होगा और जिसको हम बिल्कुल लैंड लेवल में जाकर, रूट लेवल में जाकर क्लासरूम्स में देख पाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों में अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।